व्याख्यान 2। इसमें हम कूलम के इन्वर्स स्क्वायर लॉ की प्रयोगों द्वारा पुष्टि के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा कि यदि हम दो गोले लें और उनको आवेशित करें, मैं दोनों को धनात्मक लेता हूं, तो पीछे की ओर आवेश ज़्यादा हो जाएगा और आगे की ओर कम रहेगा। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि ये गोले धातु के बने हुए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि धातु, जिसको हम जानते हैं कि ये विद्युत का सुचालक है, धातु पर ही आवेश आसानी से दिया जा सकता है, क्योंकि उस पर ही ये इधर उधर चल सकता है। और चूंकि हमने आवेश दिया है और चल सकता है, इसीलिए ये दूर भाग जाता है जब हम गोलों को आसपास लाते हैं। तो ऐसे में हमने देखा कि इन प्रयोगों से कूलम के नियम की पुष्टि नहीं करी जा सकती, क्योंकि गोलों के पास आने पर उन पर आवेश समान रूप से वितरित नहीं रहता। इस कारण आवेशों के बीच की दूरी गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर नहीं ली जा सकती। तो इसको सिद्ध करने का, इसकी पुष्टि करने का एक दूसरा तरीका अपनाया जाता है, और वो तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि1/r² या इन्वर्स स्क्वायर लॉ का एक यह परिणाम है कि किसी सुचालक, और यहाँ पर जैसा कि मैंने ऊपर दिया, सुचालक का मतलब किसी भी धातु पर दिया गया आवेश उसकी सतह पर आ जाएगा, यानी कि उसके अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, सारा का सारा आवेश उसकी सतह पर आ जाएगा।
इसको हम और ज़ोर देकर अब लिखते हैं कि यदि हमने एक धातु से बना हुआ कोई खंड लिया और उस पर कोई आवेश दिया, मान लीजिए आवेश का मान Q है, तो यदि इन्वर्स स्क्वायर लॉ इन आवेशों के बीच है तो ये पूरा का पूरा आवेश इस खंड की सतह पर आ जाएगा और इसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो अंदर की ओर कोई आवेश नहीं। इसको हम बाद में जब गणित पूरी इसकी सीखेंगे तो सिद्ध करेंगे, लेकिन आसानी से देखने के लिए सबसे अच्छा है कि अब हम एक गोले को लेकर इसकी बात करें। उसमें मैं तर्क देकर आपको दिखा सकता हूँ कि 1/r² जब या इन्वर्स स्क्वायर लॉ जब बल का होता है तो पूरा का पूरा आवेश सतह पर आ जाता है। तो यह किसी भी आकार के खंड के लिए सत्य है। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि यह खंड सुचालक यानी कि धातु से बना हुआ है। तो अब हम आसानी के लिए एक धातु का बना हुआ गोला लेंगे और उस पर ये दिखाएंगे कि अगर इन्वर्स स्क्वायर लॉ ठीक है तो सारा का सारा आवेश उसकी सतह पर आ जाएगा और उसके अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा। तो यदि हम एक गोला लेते हैं तो गोला लेने का एक फ़ायदा ये है कि गोले में एक सिमेट्री है, एक समरूपता है। तो गोले में एक समरूपता यानी कि जिसको हम सिमेट्री कहते हैं, और ये गोलीय समरूपता है यानी कि अगर आप एक दिशा में जाते हैं तो इसका दूसरी दिशा से कोई अंतर नहीं है। तो कोई भी चीज़ इसमें गोले पर होगी, कोई भी गुण होगा, कुछ भी होगा, वो एक गोलीय समरूपता के साथ होगा। तो कोई भी इसकी कोई भी मात्रा एक गोलीय समरूपता के साथ बटी होगी। इसका मतलब यह केवल गोले के केंद्र से दूरी पर निर्भर करेगी। तो यदि हम इस गोले पर एक आवेश दें Q तो ये इस पर बटेगा, इधर उधर इधर और वितरित होगा, और ये इस प्रकार से वितरित होगा कि कहाँ पर कितना आवेश है
ये सिर्फ गोले के केंद्र से दूरी पर निर्भर करेगा। और चारों ओर यदि मैं एक गोला बनाऊं तो इस गोले पर मैं कहाँ हूँ, जो कि मैंने एक बैंगनी कलर का गोला दिखाया, बैंगनी रंग का जो गोला दिखाया हुआ है, उसमें कहाँ पर हूँ उस पर निर्भर नहीं करेगा, खाली इस गोले की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। तो हम मान सकते हैं कि दिया हुआ आवेश का वितरण गोलीय समरूपता लिए हुए होगा। और मान लीजिए कि जब ये वितरित होता है तो आवेश का घनत्व बराबर है रो आर, जहाँ ये निशान है इसको बोलते हैं रो, और हल्का सा आह भी लगा सकते हैं रो। तो रो आर आवेश का घनत्व होगा, जिसका मतलब है आवेश प्रति मीटर क्यूब या प्रति आयतन। और ये घनत्व खाली आर पर निर्भर करता है, गोले में किस कोण पर हम हैं, कहाँ पर हैं, उस पर निर्भर नहीं करता। तो अब हम देखेंगे कि ये आवेश पूरा का पूरा गोले के सतह पर आ जाएगा। तो मैं फिर से ये चित्र बना देता हूँ कि हमने एक गोला लिया हुआ है जिस पर हमने एक आवेश Q दिया हुआ है, और समरूपता के कारण ये आवेश इस प्रकार से वितरित होता है कि इस पर भी गोलीय समरूपता होती है। तो इसका आवेश घनत्व रो आर है गोलीय समरूपता लिए हुए है। अब चूंकि ये एक धातु है तो इसके अंदर किसी भी आवेश पर गोले के अंदर लगने वाला बल शून्य होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये आवेश को इधर उधर भगाएगा और तब तक भगाते रहेगा जब तक कि बल शून्य ना हो जाए। तो इसका कारण ये है कि यदि बल शून्य नहीं होगा तो आवेश इधर उधर फिर से वितरित होंगे तब तक जब तक यह बल शून्य ना हो जाए। तो अब आपको मैं दिखाऊंगा गोले पर कि यदि हम ये मान लें कि जो आवेश है वो पूरी तरह सतह पर है और बल इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, बल इन्वर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से बदलता है, तो उसके अंदर फील्ड या बल दूसरे आवेशों पर ज़ीरो होगा। और अगर इसकी निर्भरता कुछ और है तो अंदर लगने वाला बल शून्य नहीं होगा। तो इसके लिए मान लीजिए कि बल 1/r² प्लस डेल्टा है। डेल्टा एक संख्या है जो कि 1, 2, 0.5 कुछ भी हो सकती है। अब हम लेते हैं कि ये
गोला है और इस पर सारा का सारा आवेश, इसको हम धनात्मक मान लेते हैं, ऋणात्मक के लिए भी यही बात होगी, खाली दिशाएं बदल जाएंगी। तो धनात्मक आवेश इस पर सतह पर वितरित है और जैसा कि मैंने पहले कहा, ये एक समान रूप से वितरित होगा। तो धनात्मक पॉजिटिव आवेश गोले की सतह पर समान रूप से वितरित है और हम ये मानेंगे कि प्रति क्षेत्रफल आवेश का मान सिग्मा, इसको हम देते हैं सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा आवेश Q बटा 4 पाई R, हम रेडियस त्रिज्या इसकी मान लेते हैं बड़ा R है, तो ये कैपिटल R, ये इसकी त्रिज्या है। तो अब हम निकालेंगे कि यदि बल 1 बटा R की घात 2 बटा धन डेल्टा हो तो क्या अंदर लगने वाला बल शून्य हो सकेगा। तो ये हमारा अगला गणित होगा। तो अब हम दिखाएंगे कि इस प्रकार से वितरित आवेश गोले के अंदर तभी कोई बल नहीं लगा सकेगा जब बल जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ मानेगा। तो इसके लिए हम फिर से ये गोला बनाएंगे और इस पर केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु लेंगे, ये दूरी R है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। इस बिंदु से P से सतह की दूरी R1 है और दूर वाली सतह की दूरी R2 है। और अब मैं इस पर एक छोटा सा अति सूक्ष्म क्षेत्र लेता हूं और उसको एक शंकु के रूप में बना देता हूं और इस शंकु को दूसरी ओर बढ़ाता हूं और ऐसा ही एक शंकु दूसरी ओर बना देता हूं। इस पर बनने वाला ठोस कोण, चूंकि ये छोटा है, हम इसको डेल्टा ओमेगा मान लेते हैं, जो कि दोनों ओर एक सा होगा। तो यदि मैं चित्र दोबारा से बनाऊं, मैं सब मात्राएं पहले ही दिखा चुका हूं, इसलिए उन मात्राओं की भीड़ ना हो इसके लिए फिर से इसको बना रहा हूं। यहाँ पर एक बिंदु P है और इस पर मैंने एक इस प्रकार से छोटा सा शंकु बनाया है। यहाँ पर एक छोटा क्षेत्र इतना है और इसके जैसा एक क्षेत्र दूसरी ओर है। ये दूरी यहाँ से R2 है, ये दूरी R1 है और यहाँ पर बनने वाला ठोस कोण डेल्टा ओमेगा है। तो जो यहाँ पर क्षेत्रफल होगा डेल्टा A1, ये होगा डेल्टा ओमेगा R1 वर्ग के बराबर और यहाँ पर जो थोड़ा सा चार्ज, थोड़ा सा आवेश होगा डेल्टा Q1, ये होगा डेल्टा ओमेगा R1 का वर्ग सिग्मा। इसी प्रकार दूसरी ओर
जो क्षेत्रफल होगा डेल्टा A2 ये होगा डेल्टा ओमेगा R2 वर्ग, और यहाँ पर जो आवेश होगा Q2 वो बराबर होगा डेल्टा ओमेगा R2 वर्ग सिग्मा के बराबर। ये बहुत छोटे आवेश हैं, तो लगभग के बिंदु आवेश की जैसे इनको नाप सकते हैं। तो यदि F 1/r² प्लस डेल्टा से बदलता है, तो कोई आवेश अगर मैं बिंदु P पर लूँ, इस पर जो बल लगेगा वो होगा समानुपाती सिग्मा डेल्टा ओमेगा R1 वर्ग बटा R1 वर्ग प्लस डेल्टा, और इसकी दिशा केंद्र की ओर होगी, तो इसको हम F1 मान लेते हैं। और चूंकि ये केंद्र की ओर हो, इसको हम ऋणात्मक चिन्ह दे देंगे, और इसमें जोड़ेंगे हम F2 को, जो कि दूसरी ओर से आ रहा है, और उसका मान होगा सिग्मा डेल्टा ओमेगा R2 वर्ग बटा R2 वर्ग प्लस डेल्टा। तो किसी आवेश पर बिंदु P पर लगने वाला बल समानुपाती होगा सिग्मा डेल्टा ओमेगा, जिसको हम बाहर ले सकते हैं और अंदर आ जाएगा 1/r2 डेल्टा माइनस 1/r1 डेल्टा। तो आप देख सकते हैं कि यदि डेल्टा 0 के बराबर ना हो तो Fp भी 0 के बराबर नहीं होगा, और यदि डेल्टा बराबर 0 हो तो Fp भी 0 होगा। अगर Fp 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो ये जो धातु के अंदर स्वतंत्रता से घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हैं या दूसरे आवेश हैं, उनको इधर उधर चलाएगा, और तब तक चलाते रहेगा जब तक कि ये बल 0 ना हो जाए। तो वहाँ पर एक वितरण ऐसा होगा जो कि सिर्फ सतह पर ही सीमित नहीं रहेगा, अपितु गोले के अंदर भी इधर उधर आपको आवेश मिलेंगे, क्योंकि ये एक नए तरीके का वितरण होगा। जबकि अगर डेल्टा 0 हो, यानी कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ ठीक हो, तो जैसे ही सब आवेश सतह पर वितरित होंगे, गोले के अंदर किसी भी आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा और कोई दूसरा वितरण नहीं होगा। तो इससे हम ये देखते हैं कि किसी भी गोले पर यदि हम कोई आवेश दें तो वो सब सतह पर आ जाएंगे, अगर फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ मानता है तो इसका निष्कर्ष हम निकालते हैं कि यदि हम एक गोला लें और उस पर कोई अतिरिक्त आवेश Q दे दें, तो यदि बल 1/r² या इन्वर्स स्क्वायर लॉ मानता हो, तो अतिरिक्त आवेश पूरी तरह से गोले की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। दूसरी ओर यदि F 1/r² प्लस डेल्टा तरीके से बदलता हो, तो अतिरिक्त आवेश
केवल सतह पर नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में गोले के अंदर स्वतंत्र आवेशों पर बल लगेगा और वे इधर उधर गोले के अंदर ऐसे वितरित होंगे जिससे किसी भी गोले के अंदर किसी भी आवेश पर कोई बल न लगे। तो मैंने आपको ये दिखाया कि यदि इन्वर्स स्क्वायर लॉ ठीक है तो सारा का सारा आवेश, कोई भी अतिरिक्त आवेश गोले की सतह पर आ जाएगा। और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रयोगों द्वारा यह पुष्टि करी जाती है कि बल कूलम के नियम का पालन करता है। और अब मैं आपको ये प्रयोग कैसे करा जाता है वो बताऊंगा। करने की विधि का विवरण। तो इस प्रयोग करने के लिए क्या करा जाता है कि एक गोला लिया जाता है और उस पर कोई आवेश दे दिया जाता है। इसके बाद इस गोले के चारों ओर एक दूसरा गोले का आवरण लाया जाता है, धातु का ही एक गोलाकार आवरण लाया जाता है और अंदर के गोले को बाहर के आवरण से एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो हमने क्या करा, एक धातु का बना गोला लिया और उस पर कुछ अतिरिक्त का अर्थ कि गोला तो उस पर कोई आवेश नहीं है, उस पर हमने कुछ अतिरिक्त आवेश दिया। फिर इस गोले के चारों ओर एक धातु से बने आवरण को लगाया। तो आप दो अर्धगोलाकार आवरण ले सकते हैं और उनको चिपका सकते हैं। और तीसरा कदम इसमें होगा कि अब गोले को और आवरण को एक सुचालक तार द्वारा जोड़ा। इसके बाद हमारी क्या अपेक्षा रहेगी, यदि
F इनवर्स स्क्वायर लॉ मानता है तो अंदर के गोले का सारा आवेश बाहर के आवरण पर आ जाएगा। तो चौथा जो कदम हम लेंगे कि अब अंदर के गोले पर बचा हुआ आवेश नापें। यदि यह शून्य है तो F R वर्ग क्रमानुपाती होगा। तो अलग अलग प्रयोगों में, ये शुरू से यही प्रयोग करा गया है, अलग अलग प्रयोगों में कितने आप अच्छे से अंदर के आवेश को नाप सकते हैं उस पर निर्भर करेगा कि आप किस लेवल तक बता सकते हैं कि बल 1/r वर्ग है। तो इसके लिए अलग अलग शुरू से प्रयोग करे गए हैं और मैं एक तालिका आपको देता हूं जिसमें ये अलग अलग प्रयोगों और उसके द्वारा निकाले गए डेल्टा का मान दिया हुआ है। इस तालिका में अलग अलग प्रयोग, और यदि F को 1/r² प्लस डेल्टा के समानुपाती माना जाए तो इन प्रयोगों द्वारा निकाला गया डेल्टा के मान दिखाए गए हैं। यदि डेल्टा शून्य है तो फोटॉन का द्रव्यमान शून्य होता है। प्रयोगों द्वारा फोटॉन के द्रव्यमान का दिए हुए डेल्टा के लिए कितना अधिकतम मान हो सकता है यह भी दिखाया गया है। और अंत में मैं आपको एक चित्र के साथ छोड़ता हूं जिसमें मैक्सवेल द्वारा प्रयोग में लाया गया गोला और अर्धगोलाकार आवरण दिखाए गए हैं जिनसे उन्होंने डेल्टा का मान निकाला था। आशा है आपको इससे बड़े अच्छे से एक विचार आया होगा कि कैसे ये प्रयोग करे जाते हैं और कैसे चीज़ें नापी जाती हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण में ये बड़ा आसान था कि आप दो गोले लेकर उनके बीच लगने वाला बल नाप लें और 1/r वर्ग या इन्वर्स स्क्वायर लॉ को स्थापित कर दें। लेकिन जब आप आवेशों की बात करते हैं, चूँकि आवेश चलायमान हैं, इसी कारण आप किसी चीज़ पर आवेश लगा सकते हैं, तो उस तरह के प्रयोग से ये पुष्टि नहीं करी जा सकती। और 1/r वर्ग इस तरह के एक डिस्टेंस पर, दूरी पर निर्भरता के कारण एक जो उसका प्रभाव होता है कि सारा का सारा आवेश बाहरी सतह पर आ जाता है, उसका प्रयोग करके हम ये पुष्टि करते हैं कि बल इन्वर्स स्क्वायर लॉ ही मानता है। धन्यवाद।